नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और आज के कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका अपने को होस्ट के साथ और मैं हूं प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। स्वागत करने के साथ अब मैं आपको बताते चलूं कि आज का जो हमारा ये अंक है वो बेहद ख़ास होने वाला है और मैं शुरुआत करूंगी कार्यक्रम की। आपसे कहूंगी कुछ फिल्मी किरदारों के नाम। अगर मैं आपसे कहूं कि पान सिंह तोमर का जो हमारा रिपोर्टर था, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी मेट का जो टैक्सी ड्राइवर था, या फिर अगर गुलाबो सिताबो के क्रिस्टोफर क्लर्क के बारे में जिक्र करूं, और चलिए अगर मैं सर्कस फिल्म के यूसुफ का नाम लूं, तो जो किरदार आपके जहन में आता है ना, वो आज हमारे इस कार्यक्रम का विशेष मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ आज के इस विशेष अंक की, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं फिल्मी जगत के चिर परिचित अभिनेता श्री बृजेंद्र काला जी से। पर प्रज्ञा, साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बताते चलो कि जो हमारे मेहमान हैं उनसे विशेष मुलाकात करने से पहले उन्हें कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, है ना प्रज्ञा? जी बिल्कुल निहारिका जी। दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान की, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुबह होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ास होती है। और अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छी दिशा के साथ करें, तो हमारे दिन की जो शुरुआत है और हमारा पूरा दिन की जो अच्छे दिन की शुरुआत, उसकी संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम ऐसा हर दिन करें तो ज़रा सोचिए हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी बीत सकती है। इसी तरीके से हम अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करते हैं महापुरुषों द्वारा कहे गए जो अनमोल वचन है उससे, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। और प्रज्ञा, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम अपने दर्शकों की मुलाकात करवाते हैं अपने विशेष मेहमान से। जी बिल्कुल। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आज का हमारा ये अंक बेहद ख़ास है और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदी सिने जगत के चिर परिचित अभिनेता, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर जिस भी किरदार को अभिनीत किया उसमें अपनी अभिनय प्रतिभा से जान डाल दी और बना ली अपनी विशेष पहचान हम सभी दर्शकों के दिल में। तो मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे विशेष मेहमान श्री बृजेंद्र काला जी को। तो चलिए स्वागत करिए आज हमारे इस बिहार बिहान कार्यक्रम में हमारे आज के विशेष अतिथि का। सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी सर। बहुत बहुत बृजेंद्र जी, हमने आपको पर्दे पर देखा है और आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं। तो जब हम आपको पर्दे पर देखते हैं ना, तो आप किसी न किसी किरदार में होते हैं और बस यूँ लगता है कि जैसे वो किरदार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। ये है आपके अभिनय की खासियत। पर जो शुरुआत होती है किसी भी कलाकार की, वहाँ बचपन के दिनों का भी जिक्र करना ज़रूरी होता है। आप उत्तराखंड से हैं, मथुरा की गलियाँ जहाँ आपकी परवरिश हुई, आप बड़े हुए। जब मैंने मथुरा का नाम लिया ना, तो कान्हा का स्मरण हो जाता है। मैं वहीं से शुरुआत करूंगी, मथुरा की गलियों से। कैसा रहा बचपन और कैसे ये थिएटर से जुड़ना, फिर वो जो क्रम चला वो सिनेमा के पर्दे पर? ये एक लंबी दास्तान है जिसको मैं एक छोटे से रास्ते से आपको लेके जाता हूँ। बताएं। शॉर्टकट। मेरी पैदाइश है उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल सुमाड़ी गांव, जहाँ काला प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लौटियाल गांव में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मुझे बचपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ऐसा क्या हुआ, कि मैं कब था वहाँ पर, क्या था। लेकिन सीधे सीधे मुझे पता है कि मैं मथुरा में मैं जब रहा, मेरी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सारी वहाँ पर हुई। और बचपन से ही मुझे थोड़ा सा संगीत का शौक़ था। और कक्षा 8 के बाद जब आपको नए सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो पिताजी ने मुझसे पूछा, मेरे पापा वेटनरी कॉलेज में कार्यरत थे, गेम सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि भाई 9th में अब तुम क्या सब्जेक्ट चूज़ करो, क्या लोगे? अच्छा। तो मैंने कहा था संगीत। ये कहा आपने, संगीत विषय मैं संगीत लूँगा। जी। मुझे एहसास नहीं था कि लड़कों को पढ़ाने के लिए संगीत कोई टीचर ऐसे मैंने देखे नहीं थे। लड़कियों को फिर भी संगीत पढ़ाने की मतलब वो शिक्षा दी जाती थी, पर लड़कों को संगीत सिखाया जाता था, उस बात का मुझे स्मरण भी नहीं आया सब उस जमाने में, उस समय की बात।
पापा ने कहा ये संगीत कोई सब्जेक्ट होता है, अच्छा जी तो लेना हो तो कॉमर्स लो। जी तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा कि कॉमर्स भी क्यों लें, जी लेंगे तो साइंस लेंगे। जी तो इस तरह से फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की, क्योंकि पापा वेटनरी कॉलेज में थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं कैसे न कैसे करके वेटनरी डॉक्टर बन जाऊं। जी तो इंटर के बाद ही उनका एक प्रेशर मेरे ऊपर बना हुआ था कि मतलब इस बार तेरे को एग्ज़ाम देने हैं, इस बार तेरे को इसके लिए भरना अच्छा। है, ये करना है, ये करना है। लेकिन मैं टालता गया कि अभी मेरी ये वाली पढ़ाई है, अभी मेरे को ग्रेजुएशन करना है। होते होते बचपन में मेरे को आकाशवाणी का चस्का लगा। जी आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, मैं वहाँ आया जाया करता था और बाल गोपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया करता था। फिर युवा वाणी, उसके बाद फिर नाटक के लिए मैंने ऑडिशन दिया जिसमें मैं फेल हुआ, उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, फिर फेल हुआ, उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, फिर कैसे कैसे करके पास हो गया और फिर वहाँ नाटक में करने लगा। लिखने भी लगा कुछ झलकियाँ, और उनमें मैं काम भी करने लगा। तो ये एक जिसे कहते हैं, दिन एक जो शुरुआती कहें। एक जी, वक्त था। बिल्कुल। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई देश की बहुत ही जानी मानी सिनेमा के राइटर हैं डॉक्टर अचला नागर। जी अब मैं उनको माँ बोलता हूँ। तो उस वक्त मेरी शुरुआती मुलाकात थी। तो बाल गोपाल कार्यक्रम जब हम करते थे, दीदी दीदी कहा करते थे। तो विमल दीदी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि तू अचला का पल्लू पकड़ ले, अच्छा तो तेरी नैया पार लग जाएगी, तू सही दिशा में चला जाएगा। माँ का अचला जी का जो था एक ग्रुप था, स्वास्थिक नाट्य मंडल, थिएटर किया करते थे। जब मैंने पहली बार थिएटर देखा तो मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो मुझे क्या? लगा कि मेरे को ये करना चाहिए। क्या महसूस हुआ था? मैं हाँ, रोक रही हूँ मैं- आपको। आपने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे क्या विश्वास नहीं हो हुआ रहा कि है? क्या मतलब लगा कि था? ये जीवंत अभिनय, कैसे हो रहा है? ये एक- कैसे हो रहा है, ये तो सिनेमा में होता है। एक कौतूहल मन में हाँ, हुआ। एक मन में एक लगा कि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब संगीत भी है इसमें, गायन भी है इसमें, परफॉर्मेंस भी है इसमें। जी जी तो ये एक्चुअल में है तो है क्या। उसने मेरे को बहुत ही आकर्षित किया और फिर मैंने वो प्ले किया। हालांकि मैं एक प्ले अपने स्कूल टाइम में कर चुका था जी। और उसका जिसे कहते हैं कि उसमें मेरे को बेस्ट एक्टर का 21 रुपए का पुरस्कार प्रिंसिपल मिला साहब था। ने दिया था। अच्छा जैसे परसों मेरे मतलब पेपर हैं हाँ और आज मैं वहाँ पे फंक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, जी जी ऐसी वाली स्थिति थी। खैर वो स्कूल की बात थी। फिर मेरा जो पहला एक कायदे का नाटक था वो था आपका खामोश अदालत जारी है। जी वो मैंने माँ के साथ, अचला जी के साथ की और वो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था उसको। उसके बाद धीरे 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 करके ये संदीपन इन्वॉल्व हुए। संदीपन उनके बड़े पुत्र अब वो नहीं रहे। उनके साथ मैंने बहुत सारा मतलब थिएटर की जो बारीकियां कह लें बारीकियां या कह जो- लीजिए हाँ। या थिएटर का जो मैंने एक जो मलाई है वो मैंने संदीपन के द्वारा ही सीखी। तो आपने सर बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया। बिल्कुल मैंने पूरी रंगमंच तरह से, जिसे कहते हैं ना कि आप रात दिन सिर्फ आपको एक ही काम है, वो है थिएटर। जी तो पापा जी तो थे मेरे घर में। क्या होता है कि माँ भी है, पापा, लेकिन पिताजी ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो वही आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान परिवार का कितना साथ रहा आपका, क्योंकि आप ही ने बोला कि परिवार पहले आपके पिताजी बोलते थे कि हाँ। रंगमंच में क्या है। हाँ, तो पापा का ये कहना था कि ये कब तक चलेगा। जी तो मेरा भी कहना था कि मतलब कि ये मैं धीरे धीरे अगर इसमें निपुण हो जाऊंगा तो ये चलता रहेगा, जी है ना। तो वो अपनी जैसे चिंता अपने कलिग के साथ डिस्कस किया करते थे कि मतलब मेरा आखिर लड़का ये तो मेरे क्या करने हाथ से वाला निकल है? गया ना। ये कब की जर्नी है आपकी, मतलब किस समय की? ये बहुत पुरानी जर्नी बहुत है। पुरानी। क्यों पूछ रही हो तुम, है ना। होता क्या है, जो मैं आपकी बातों से पहचान पा रही हूँ, जो शुरुआती दिन होते हैं और एक बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो माँ बाप के मन में जो भावना होती है कि कुछ ना कुछ उसे अच्छा करना है, और जब उसका रुख हो जाता है थिएटर की ओर तो फिर उन्हें लगता है कि भाई ये कर क्या रहा है, ये कुछ Definitely, करेगा मतलब भी या नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मेरे- सवाल था मेरे उनके एक मन में। मेरे एक जो साथी जी। आशुतोष गर्ग, उनके पिताजी जो चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हाँ हाँ क्योंकि उनका लड़का भी हमारे साथ बिगड़ रहा था, है ना। सो कॉल्ड कहा सो जाए। कॉल्ड कहा So-called जाए। कहा तो उन्होंने एक दिन रिक्शे में मेरे को संदीपन को, ओ काला नागर, रुको बेटा, बातचीत की। कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम एक थिएटर फेस्टिवल कर रहे थे, जी उसके लिए चंदा उगाही हो रही थी। बिल्कुल सर। तो बोले अच्छा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये चिंता थी उनको कि आगे क्या करोगे। तो हमने कहा ये नाटक
नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर आगे करोगे क्या? तो हमने कहा यही नाटक। अरे खाओगे कैसे? तो हमने कहा एकदम से हमारे विचार जो है जागे यार दिमाग में। कुछ कुछ बातचीतें जो कि मतलब हम लोग डिस्कस किया करते थे। हमने कहा यही थिएटर से करेंगे, हम नाट्य गांव बसाएंगे वृंदावन के पास। जी। अच्छा। कैसे? तो हमने कहा मुख्यमंत्री से उनसे बातचीत चल रही है। तो उनको लगा कि ये तो भाई अलग ही उसमें है। उन्होंने रिक्शा वाले से कहा चल भाई, और वो निकल लिए। तो ये चिंता सबको रहती थी, चाहे वो हमारे माता पिता हो चाहे किसी और के हो, कि थिएटर तो आप लोग कर रहे हो लेकिन खाओगे कैसे? ये सवाल मैं जीवन में आपसे आगे भी है क्या? पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी यहाँ पर। हाँ। इसलिए पूछूंगी कि माँ बाप की तो ये चिंता थी कि आप क्या करेंगे। आपको लगाव था थिएटर से, आप उसमें लगातार काम करते चले गए, पर कभी तो आपको भी ये ख्याल आया होगा कि अब क्या करूं, अब मेरा परिवार है, मुझे क्या करना है, जीविकोपार्जन के लिए किधर रुख करूं। तो ये वक्त कब आया और कैसे ये जो थिएटर की दुनिया थी वो धीरे धीरे मुड़ी सिनेमा जगत की ओर? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मतलब सिनेमा के बारे में तो मैंने कतई सोचा ही नहीं था आपने। अच्छा। क्योंकि सिनेमा मेरे को लगता था कि ये तिलस्मी नगरी है, और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो कहीं और से ही आते हैं। मतलब इनका सिलेक्शन ये कैसे आते हैं मुझे भी नहीं पता। मतलब ना ऐसा मेरे को एहसास होता आपकी मनोधारणा ऐसी थी? मनोधारणा आपकी ऐसी। सोच, हाँ, जी। मतलब मेरे को बहुत लेट ये मालूम पड़ा कि एक्टिंग का भी कोई स्कूल होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी जी। ओके। है ना। और सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरी वहीं हुई। अच्छा। हमने मतलब गांधी जी की बकरी एक प्ले तैयार किया था अनिल भाई ने, अनिल चौधरी साहब ने। वो स्कूल के स्नातक थे, वहाँ से निकले थे। तो उनकी सबसे पहली परफॉर्मेंस उन्होंने मथुरा में हमने तैयार किया, लेकिन उसकी प्रेजेंट जो थी वो हमारा प्रेजेंटेशन वो पहला वहाँ हुआ, फिर जेएनयू में, उसके बाद फिर मथुरा में हमने आके शोज किए। तो तब तो मुझे मतलब कायदे से एहसास हुआ कि मतलब कि ये एक नाट्य स्कूल है। तो मैं सुबह सुबह जाकर के, हम डॉर्मेट्री में वहाँ सो रहे थे, और जाके मैं खड़ा हो गया ऑफिस के पास। मेरे को लगा कि यार इसमें एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा। जी। तो मतलब वहाँ के स्टिल फोटोग्राफर त्यागराजन भाई वो आए, और उन्होंने देखा, उन्होंने रात को मेरा परफॉर्मेंस देखा था। तो उनका क्या क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एडमिशन लिया जाए। तो उनका मनी मन चल रहा था, अरे पगले इसमें एडमिशन ऐसे नहीं लेते हैं। इसमें तो सिलेक्शन होता है तब जाके। तो उनका क्वेश्चन था क्यों लेना है? तो मैंने कहा कि इसलिए कि थोड़ा सा मैं एक्टिंग सीख लूँ। बोले आती तो है तुमको? मैंने कहा अभी नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कायदे से। वो बोला नहीं कायदे से आती है तुमको। अच्छा। मैंने अच्छा हाँ। तो मैं सोचूंगा अरे यार अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करो कि भिन्न भिन्न फ्रीलांस थिएटर करो। अच्छा। भिन्न भिन्न लोगों के साथ ये सुझाव दिया और तुम नाटक करो जम के। तो उनका जो एक वर्चस्व हाथ जिसे कहना चाहिए, उन्होंने जो मुझे राय दी, और फिर उन्होंने बाद में मुझे जिस तरह से सहयोग किया, वो स्टिल फोटोग्राफर थे, वो तो एक रिनाउंड उसमें। तो मैंने एक प्ले किया था, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। वो वहाँ आए, वहाँ मैंने उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने फोटोग्राफ्स खींची। अच्छा। उन्होंने उसके प्रिंट बना के मेरे को दिए, सब फ्री में ना। मुझे लगता है विजेंद्र जी कि जब उन्होंने आपका काम देखा, आपने कहा कि उन्होंने आपका नाटक भी देखा था, तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रतिभा थी वो दिख गई उन्हें। जी 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 जी, जी। और कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है। तो उन्होंने देख लिया कि आप में जो प्रतिभा है, अगर उसको निखारा जाए, विभिन्न आयाम दिया जाए, तो आप निस्संदेह आगे बढ़ेंगे। हाँ, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया मेरे को कि मतलब तो ये किस तरीके से कारगर साबित हुआ आपके लिए, जो आपने विभिन्न तरीके से रंगमंच किया? नहीं, उन्होंने डेफिनेटली मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि रंगमंच ने जो मेरे को मेरे जीवन में दिया है, एक तो कॉन्फिडेंस दिया और एक डिसिप्लिन दिया जी, कि आप जब जो काम कर रहे हैं तो उसको मतलब बिल्कुल एकाग्रचित होकर के आप उसमें लगे रहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। जी। हम शोज भी करते थे प्ले के टाइम पे भी, ऑन द स्पॉट कहीं कोई गलतियां होती थी तो उसको हम कैसे संवारते थे जी ना। एक पब्लिक पूरी मंच हाउसफुल है, लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, और कहीं से अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, आप ही ने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को भी आप कैसे सुधारते हैं कि सामने पता नहीं चलना चाहिए। जी जी। तो वो जो कॉन्फिडेंस, एक मंझे हुए खिलाड़ी, हाँ मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि मतलब वो आपको मांझ देता है, आपको मतलब बिल्कुल परिपक्व कर देता है। तो अभी भी जब भी मैं मतलब आया पहली बार, हालांकि दोनों विधाएं बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, थोड़ा सा लाउड होता है वो, जी जी है ना, उसमें भाव भंगिमाएं और जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन हाई लेवल पे होता है, जिसे कि आखिरी सीट तक भी जो बंदा बैठा हुआ है
वो उसको समझ बिल्कुल सके, साफ देख साफ सके। समझ में आए कि हम जी। क्या कर रहे हैं। जी तो ये जब मैंने शुरू में आया तो मुझको तो ये था कि घमंड था कि मतलब थिएटर से निकला हुआ हूँ, अभी मेरे को चांस मिलेगा तो अभी मैं सब लाइन से कर दूंगा सबको। तो चंदर बहल साहब, उनको मैं मानता हूँ, उनको मैंने असिस्ट किया डायरेक्शन में जी काफ़ी समय तक, और मैं उन्हीं के साथ कुछ 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 लिखता भी रहता था। तो लेखन भी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर मैंने 1.5-2 पन्ने की हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी है, अच्छा करीब 2 पन्ने 2.5 पन्ने की, जी। उसको मैंने फुल लेंथ प्ले लिखा था, वो मैंने परफॉर्म किया था, और उसमें इंस्पेक्टर मातादीन का कैरेक्टर भी मैंने किया था। एक पहले मेरे मित्र है इंद्रपाल शाह, उन्होंने किया, उसके बाद फिर दिल्ली में मैंने किया। जब मैं कुछ लोगों को, वो 8-10 दिन में तैयार किया था वो प्ले मैंने, अब वो मैजिक था अपने आप में, बताना इतना सक्सेसफुल हुआ था वो। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि चंदर जी के साथ जब मैं काम कर रहा था, जब मेरे को एक्टिंग का वो दिया उन्होंने कि मतलब कि ये एक कैरेक्टर है, ये तू कर। अच्छा तो मैं आया, मैंने परफॉर्म करना शुरू किया अपने मकतब में, ये कर ओ थिएटर हाँ। थोड़ा सा नीचे, अच्छा हाँ ऐसा देख रहे हैं कहा सब, उन्होंने? बालकनी वाले भी देख रहे हैं तेरे को अच्छी तरह से। जी फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मतलब वो क्या होता है ना, करत करत अभ्यास, हाँ आपको पता लगता है कि मतलब आप किस दिशा में किस जा रहे हैं। दिशा में जा रहे जी हैं जी। बिल्कुल। और थिएटर के बारे में अगर जिक्र करूं तो यूं कह लीजिए कि थिएटर एक ऐसी जगह जहां कोई भी रीटेक नहीं होता है। आपने कैमरा पर काम किया तो आप रीटेक कर सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो पर बोल जब रहा हूँ आप- कि उस हाँ, जो आपने रिटेक कहा न करना पड़े, हाँ। उसको आप कैसे सही करो बिल्कुल। कि वो रिटेक भी हो जाए हाँ, और पता भी न लगे। और किसी को समझ में भी जी। ना आए। मैं थोड़ा आगे और बढ़ूंगी, अपने कार्यक्रम को आगे ले जाऊंगी और आपके सफ़र को भी आगे ले चलूंगी। थिएटर के साथ के पश्चात जो आपने रुख किया सीरियल्स का और फिर आपने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो कैसा संघर्षपूर्ण दौर रहा, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। एक तो वो कि मेरा कतई थिएटर छोड़ने का मन नहीं था कि मैं वहाँ से कहीं और जाऊँ। अच्छा तो मैंने क्या किया कि क्या नाम है इसका, थिएटर रेपेटरी ज्वाइन करने की मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया। अच्छा सर, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी में भी और श्री राम सेंटर में भी काम किया एप्लीकेशन डाली, और कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अच्छा अच्छा। तो एक जो बनी बनाई तनख्वाह है उसमें मेरा गुजारा होता रहेगा, अच्छा। और मैं थिएटर को लंबे समय तक करता रहूँगा। इस बीच आपकी शादी भी हो चुकी नहीं, थी, अभी शादी तक नहीं हुई नहीं थी। हुई। शादी नहीं जी। होती। तो ये सब मेरा चल रहा था, प्रयास था मेरा कि इस तरह से कुछ मैं करूँगा। पर क्या होता है कि वो ऊपर वाले को कुछ ऐसा ही मंजूर होता है कि मतलब कि नहीं, और मैंने सोचा मैं बॉम्बे नहीं आऊँगा, अच्छा मैं वहीं पे थिएटर से ही अपनी रोजी रोटी उसी में निकालूंगा, जी। है ना। किस्मत में जब लिखा रहता है हाँ, तो वो बिल्कुल। वहाँ मेरे को, वो रास्ता बनता वो चला रास्ता हाँ, जाता वो है। वहाँ मैं सफलता नहीं मिली मेरे को, जी जी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं बॉम्बे ही जाऊँगा। जी सर। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर धीरे 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 करके लोग मिलते गए, कुछ बातें, जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में नहीं रखा था, मैंने डायरेक्शन में असिस्ट भी किया, जी। राइटिंग में माँ को, अचला जी को असिस्ट किया, जी और फिर एक्टिंग का जो जो मेरे को मिलता गया उसमें मैं प्रूव करता चला गया, जी और विजय- चीज़ें अपने आप ही बनती चली गई। बिल्कुल। इस दौरान फिर मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद भी मैंने थिएटर कुछ कुछ किया। तो मुदिता जो मेरी धर्म पत्नी है, वो आई, तो उनको भी लगता था कि ये बंदा कर क्या रहा है ना, कि घर बस गया, सब कुछ हुआ, फिर मेरी बच्ची भी हो गई, कुछ तो और फिर सोच नहीं हाँ, फिर रहा ऐसे है। में क्या होता है, घर चलाने के लिए आपको, फिर मैंने थोड़ा सा थिएटर से अपने आप को अलग किया और सीरियल्स वगैरह करने लगा। फिर उस समय क्या थे, चॉइस, उस समय किचन ही आपकी चॉइस थी कि किचन चलाने के लिए आपको क्या करना है। तो जी, जी। आपके पास कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिनेमा करूंगा, ऐसा मैं जो वाला समझ पा रही हूँ प्रज्ञा, और जो हम बातें कर रहे हैं जी, आज निहारिका। इनसे, तो जो एक कलाकार होता है ना, थिएटर आर्टिस्ट खास करके, उसके मन में जो ये भावना होती है कि मेरी जो कला है वो पूरी तरह से दिखेगी, वो थिएटर में दिखेगी। थिएटर और मैं जहाँ तक आपको समझ पा रही हूँ, ये भावना आपके अंदर थी। पता है दर्शकों, एक कलाकार के बारे में जानना, एक फिल्मी कलाकार की कहानी को सुनना बहुत रोचक लगता है। पर फिलहाल एक वक्त है एक छोटे से अंतराल का, हम जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि अब हमने बातचीत की आपसे, आपके थिएटर के दौर के बारे में आपने बताया हमें, और फिर आपने शुरुआत की कि किस तरीके से जब परिवार के जीविकोपार्जन की बारी आई तो जी। आपने सोचा कि सिर्फ थिएटर नहीं, अब मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत हुई? फिर शुरुआत हुई मेरी क्या बोलते हैं, यही सीरियल्स वगैरह करने लगा मैं। अच्छा सर। उसमें मैंने राइटिंग की, एकता के लिए मैंने कुछ झुकी पलकें हैं, कहानी घर घर की, कहानी तेरी मेरी, कहानी घर घर की मैं कुछ
एपिसोड मैंने लिखे Episodes थे। के। कहानी घर घर की के बाद फिर कहानी तेरी मेरी और कुछ झुकी पलके में जी। मैंने करीब करीब डायलॉग्स किए। और तिग्मांशु के लिए मैंने लिखा ये क्या कहते हैं इसको, स्टार बेस्ट सेलर्स, वो लिखे। कुछ मैंने इरफान के लिए भी लिखे थे। शुरुआती टाइम पे उनका भी डायरेक्शन में मन था, तो उनके लिए भी मैंने एक अंधेरा करके एक आता था डीडी पे, मेट्रो पे शायद, तो वो उस वक्त भी मैंने कुछ कुछ उनके लिए भी लिखा था। तो राइटिंग का मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि बाल गोपाल कार्यक्रम से ही एक कीटाणु था, और साथ में वो जो है मैंने माँ के साथ उनको असिस्ट करने के बाद जो है वो और जागा, और मैंने सीखा कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, फिर डायलॉग्स कैसे लिखे जाते जी। हैं, कहानी को कैसे तैयार किया जाता है एक सिनेमैटिक एंगल के हिसाब से, जी। वो मैंने माँ असला जी से सीखा। जी तो ये होते 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 फिर एकदम एक सिचुएशन ऐसी आई कि मन किया कि अब मैं सिर्फ सिनेमा करूं। अच्छा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जिसका डिसीजन था। जी तो उसके लिए मतलब परिवार को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज मैं बोलूं कि अब मुझे सीरियल्स नहीं करने हैं तो घर कैसे चलेगा, एकदम तुरंत तो मेरे को सिनेमा में काम देना शुरू नहीं करेंगे। तो जब भी मैट आई तो अच्छा। उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा सीरियल से किनारा अलग किया, करना शुरू और किया आपने। पिक्चर आने के बाद, रिलीज होने के बाद जो उसको सफलता मिली, उससे जो थोड़ा थोड़ा लोगों ने देखा और मेरे को काम देना शुरू किया, उसी के अंतर्गत क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुए देश में, जी जी। है ना। तो क्रेडिट कार्ड से आप कैसे मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसको लेना, उसको चुकाना, पैसा नहीं भी है तो नहीं आप भी है तो अपना वो खर्चा एक चला सकते हैं। एक लंबी यात्रा जो है अच्छा। उसके साथ मैंने अपने आप को, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे पल आते हैं, आपकी बर्थडे, पत्नी की बर्थडे, बेटी की बर्थडे, मैरिज सब कुछ भी एनिवर्सरी, देखना ये सब है। आता जी। है और इन सबको सेलिब्रेट भी करना है। जी बिल्कुल। तो मैं मतलब उस दौर में जब वो आया तो उसको मैंने स्वीकार किया। थैंक्स बोलता हूँ कि मतलब उस वक्त में मेरे क्रेडिट कार्ड ने वो की मदद की, जी और फिर मैंने कैसे मतलब उसको धीरे धीरे करके चुकाया। एक अच्छा। वक्त ऐसा आ गया था कि मैं 40,000 मिनिमम पे करता था उसका। अच्छा। वो बहुत बड़ी रकम होती थी, मतलब इट मीन्स कि मैं कितना ले चुका था क्रेडिट कार्ड से। तो ये संघर्ष के दौर रहे आपके। ये एक हाँ। पल मतलब आई थिंक साल 1.5 साल का एक चंक था जिसने मतलब मेरे को थोड़ा सा याद दिलाई। अदरवाइज मेरे को स्ट्रगल याद नहीं है कि मैंने जी। इस फील्ड में आकर के स्ट्रगल की हो। तो कहते हैं कि एक अभिनेता का एक जो जर्नी होती है, हम आप आज जाने माने चेहरा है हमारे पूरे बिल्कुल, देश के लिए, और विदेश में भी आपको सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है, वो जो उतार चढ़ाव आप जो हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, वो बहुत उसको सुन के लगता है कि एक अभिनेता या कोई भी इंसान जो एक सक्सेसफुल बन जाता है, उसके पीछे कितने सारे संघर्ष जुड़े हुए होते हैं। तो आप जो आपने रंगमंच से शुरुआत की, फिर आप स्क्रीन प्ले में किया, उसके बाद आप सिनेमा में वापस गए, वो आपके अंदर का कीड़ा था कि आपको सिनेमा ही करना है, एक्टिंग ही करनी है। तो किस तरीके से, ऐसा कौन सा बड़ा आप एक हमें रोल बताना चाहेंगे कि जो आपकी याद है? मैं समझ गया। क्या है कि हालांकि मैंने सिनेमा की शुरुआत बहुत पहले एक बार कर ली थी, लेकिन जिसे कहते हैं एक रेगुलर एक चंक एक के बाद एक जो किरदार है वो मिलते चले, वो किरदार जो है मिलते चले गए। जी जी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब कि माँ के साथ मैंने काम करता रहा मैं, और फिर उसके बाद तिग्मांशु मेरे जीवन में आए। तिग्मांशु जो हैं वो मेरे कजिन लगते हैं। अच्छा। और उनके साथ मैंने हासिल की, है ना, हासिल कहानी पे हम लोग बैठे थे, वो तैयार की। फिर उसके बाद उनकी पान सिंह तोमर आई। तो पान सिंह तोमर आने के साथ में जो है जीवन में एक सफलता का एक, जिसे कहते हैं ना, सूरज उगा। उससे एक मेरी डिमांड एक तरह से मतलब बढ़ने लगी, या लोग बढ़ने लगी, मतलब लोगों को लगा कि मतलब अरे यार ये हाँ। भी एक व्यक्ति विशेष है जिसको भी कॉल किया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि आपके जीवन का जो सफर है वो आपके परिवार के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो वो जो सुख दुख के पल होते हैं उसमें आपकी पत्नी, आपकी बच्ची जिस तरह से हिस्सा लेती है, तो मेरी वाइफ मुझता का बहुत बड़ा योगदान है कि मतलब कि उन्होंने कैसे करके मतलब ये बैकड्रॉप में उनकी अपनी फिल्म चलती रही और इधर फ्रंट पर मतलब बहुत बड़ी बात ये है। बड़ी अच्छी पंक्ति आपने हाँ। कही कि उनकी फिल्म चलती रही और आपका सफर चलता रहा। और मेरा जो है सफर यहाँ थोड़ा आसान होता गया, इसलिए कि मेरे को इस तरह की चिंता नहीं रही कि मतलब कि वो किचन को कैसे हैंडल कर रही है, किस तरह से चल रहा है। बड़ी बात। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है करते 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 पान सिंह तोमर आई। फिर उसके बाद फिर मेरे जीवन में तो रजत कपूर आए, उनके साथ मैंने मिथ्या की, है ना, आंखों देखी की, अग्निपथ, फिर फिर उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में हम देख ही चुके हैं आपको। फिर वो सिलसिला धीरे धीरे बनता चला गया। तो मेरा मानना है कि मतलब कि आप में अगर
थोड़े से भी कीटाणु इस तरह के हैं कि जो कि मतलब बलवित हो सकते हैं, पनप सकते हैं, तो वो आपको जरूर एक ना एक सही मुकाम पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने ब्रजेंद्र जी। आपने कहा कि अगर आपके अंदर वो जो अभिनय का कीटाणु है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे आप उभरने दीजिए, उसे आप जी, आगे लाने जी, दीजिए और आप पीछे मत जाइए। जी। जो आपने किया, आप लगातार काम करते रहे और आज आप जिस मुकाम पर हैं, हम सभी आपको देखते हैं, आपकी जो अदाकारी है उसकी सराहना करते हैं। अब मैं एक सवाल करूंगी एक अभिनेता से जो बहुत मंझा हुआ अभिनेता है। जब भी कोई किरदार हम आपका फिल्मी पर्दे पर देखते हैं ब्रजेंद्र जी, तो लगता है जैसे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और हमें महसूस ही नहीं होता है कि कोई दूसरा बंदा है जिसे उसमें अभिनय कर रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि जब किरदार ऑफर किया जाता है आपको, कैसे काम करते हैं उसकी भूमिका को निभाने के लिए और उसमें पूरी पूर्णता लाने के लिए? एक तो क्या होता है कि मतलब मेरे को जब भी कोई मिलता है तो सर मैंने आप ही के लिए लिखा है। जी। तो ये जो लाइन होती है ना, हाँ। ये आप ही के लिए लिखा है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर देती तो है। वो तो मैं अच्छा हाँ, तो हो सकता है कि मतलब पिछले वाले ने मना कर दिया होगा या पिछले वाले की डेट नहीं मिली होगी, जी। तो मतलब तो शायद उससे भी यही बोला होगा हाँ। कि ये आप ही के लिए लिखा जी। है। तो लेकिन मेरे कुछ साथी बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं नहीं सर, आप ही के अगर लिए आपके लिए लिखा है तो डेफिनेटली वो आप ही के लिए लिखा है, क्योंकि जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपका मैनरिज्म है, हाँ। वही ध्यान में रख करके राइटर आगे लिखता भी बढ़ता है। चलता है। जी बिल्कुल। एक छोटी सी घटना बताऊं, मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था गुलाबो सिताबो की, जी जी। और फर्स्ट डे था मेरा, हमारा शूट हो गया, 3-4 टेक के बाद वो सीन ओके हो गया और सुजीत सरकार जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि मतलब मूविंग ऑन, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो पीछे से आवाज आती है, अरे भाई सर जी आपका तो एक स्टाइल है, तौर तरीका है, अगर आप उसमें अगर ये सीन करें तो मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा। पलट के देखा बच्चन साहब जो है, अच्छा। उनकी डिमांड की मतलब कि बहुत मैं सुंदर। अपनी स्टाइल से अपने तो हाँ। और मैं तो मतलब साथ में आता मैं भूल गया कि मेरा स्टाइल, समझ सकती हूँ। मेरे खुद समझ में नहीं आया कि मतलब जी। कि मैं मेरा कौन सा स्टाइल है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा सोचा मैंने कि अभी जो सुजीत ने मुझसे कहा था तो मैं उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। मैं कि जी सर, हम दोनों की आंखें मिली, डायरेक्टर की और मेरी, तो उन्होंने बोला कहा एक टेक और करते हैं। तो अच्छा। एक टेक हम लोगों ने फिर से उनके कहने किया। फिर से पे किया। किया वापस ना, कि मतलब उसी तरीके से। तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं मतलब अपनी ही ओवर एक्टिंग कर रहा था। जी मतलब मैं अपनी मिमिक्री कर रहा था एक तरह से। जी, आप तो कॉमेडियन भी रह चुके हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, आप अभिनय भी करते हैं, तो ये जो तालमेल है ये किस तरीके से करते हैं आप? मैं कॉमेडी नहीं करता जी। मेरी सिचुएशनल मतलब व्यंग्यात्मक जी। या सैटारिकल जो सीन्स होते हैं, अभी आप देखिए पान सिंह तोमर कॉमेडी नहीं है, जी। वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सीरियस सिचुएशन है, जी। उसमें हालात जो हैं वो कॉमिक हो जाते हैं, है ना, कि एक बड़े डकैत के सामने एक निर्बल सा पत्रकार बैठा हुआ है, वो उससे बातचीत कर रहा है और उसको पता नहीं है उसका क्या होने वाला है, जी। तो वो अपने आप में हास्यास्पद है, दर्शकों को बहुत हंसा देता लुभाता है। जी। पीके में वो कॉमेडी नहीं कर रहा, वो जी। सीरियस है। वो बंदा आता है और बोलता है कि ये मूर्ति कितने की है, कितने की, कितने की है, और ये क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, तो वो सिचुएशनल जो है वो हास्यास्पद हो जाती है, क्योंकि वो बंदा बना देता है इस तरह से। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि यही है एक अभिनेता की दक्षता, जो उस सिचुएशन को अपने अंदर समाहित करते हुए उसे इतने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करती है कि जो उसमें जो एक हंसता खिलखिलाता हुआ सा एक माहौल क्रिएट हो जाता मेरा है। मेरा मेरा मानना तो, आपने जैसे सवाल किया था वो सवाल अभी भी है जी। कि किरदार को रोचक बनाना होता है, बनाना होता है। अच्छा। ठीक है ना। सही। जब भी मेरे को कोई भी कॉल आती है, मेरे को क्या कॉल आएगी, एक फादर का कैरेक्टर, एक चाचा का कैरेक्टर, एक ताऊ का कैरेक्टर, ज्यादा होगा दादा का कैरेक्टर, चरित्र या अभिनेता। वकील, सिपाही, पुलिस, इंस्पेक्टर ना, ये जो हैं डॉक्टर, मतलब जो समाज के कैरेक्टर है, बिल्कुल सर। सिर्फ हीरो को छोड़ के। अभी भी क्या है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो कहानी में मेन किरदार होता है वो हीरो कहलाता है। कभी कभी तो बोलते हैं कि कहानी हीरो है, क्योंकि बात कहानी पर- ऐसी होती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं पात्रों को कि इसमें मेन किरदार कौन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मेन होते हैं। जी। तो मेरे को जब इस तरह के किरदार मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको रोचक बनाऊं। बहुत बड़ी बात। जब कहानी लिखी होती है, जैसे मैंने राइटिंग का है मुझे शौक, तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे को स्क्रिप्ट मिलती है, जो भी पन्ना में देखता हूँ, सीन देखता हूँ, वो कोई भी हो मेरे सामने, अगर मुझे क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, देखता तो मैंने देखा ऐसे करके, हाँ क्या है ये, तो क्या क्या क्या, अरे यार ये करोगे नहीं, मैंने कहा नहीं,
बनाते हैं ना सर, अच्छा अच्छा, तो तो फिर- परिवर्तन लाते हैं आप। तो फिर उसको बनाते हैं, ऑन द स्पॉट चीजें बनती हैं। आपकी अब इसी वो बात इतनी के इंटरेस्टिंग साथ, बन जाती हाँ, है, इतनी रोचक बन जाती है हाँ। कि फिर लोगों को अच्छा लगता है, मजा आता है। आपकी इसी बात के साथ अपने दर्शकों से ये कहूंगी कि बातें बड़ी रोचक है, और मैं जानती हूँ अगर मैं कहूंगी कि अभी अंतराल लेने वाले हैं तो आप कहेंगे वाला क्यों, पर एक छोटा सा अंतराल लेंगे, जल्द लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। इस छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज हम बातें कर रहे हैं चिरपरिचित सिने अभिनेता श्री बृजेंद्र काला जी से। आपकी जर्नी को हमने सुना, बहुत कुछ जाना आज आपके बारे में, कैसे थिएटर से शुरुआत की, फिर सीरियल्स का सफ़र और फिर सिनेमा तक का सफ़र। अभी जो आप जिस मुकाम पर हैं, एक एक अभिनेता के तौर पर मैं कहूँगी, क्या उपलब्धि मानते हैं आप? स्वीकार है कि मतलब कि अभी क्या होता है कि माँ सरस्वती की जो कृपा होती है वो जी। मतलब जितनी कम हो आपको लगता है कि मतलब इनफ है, इतना भी ना, बिल्कुल सर। क्योंकि आप ये जो कला है ये बहुत इन्फिनिटी से कहते हैं, अनंतकालीन है। मतलब बिल्कुल सही। ये आप जो कोई मिलेगा सीमा नहीं। आपको, कल को मेरे को और भी कुछ मिल जाएगा, मैं बोलूँगा थोड़ा और मिल जाए, तो मन तो भरता नहीं है। जी। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की जितनी भी कृपा है, जिस तरह से भी है, हाँ, वो स्वीकार्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे धीरे धीरे करके और मैं अच्छा करूँगा, और भी कुछ बढ़िया मिलेगा, और लोगों को और मैं कोशिश करूँगा उनको आकर्षित कर पाऊँ अपनी तरफ। जी बिल्कुल। हाँ। विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बोला कि आगे भी आप काम करना चाहते हैं और आगे भी दर्शकों को और हम सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो इसी बात पे क्या कुछ कर रहे हैं अभी आप, और आगे हमें क्या कुछ देखने को मिला है? अभी मैंने एक तो मेरे को बिल्कुल मैंने जी। बहुत सारा काम किया हुआ है जो कि अभी रिलीज होना बाकी है, जी तो याद भी नहीं रहता। लेकिन फिलहाल एक क्या बोलते हैं सीरीज भी किया है मैंने, जिसका अभी टेंटेटिव टाइटल है सिग्नल। जी वो आएगी। फिर ये काली काली आंखें, उसका पार्ट जी। 2 वो भी तैयार होगा, वो जी। भी आएगी। मैडो की कुछ फिल्म्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो आएंगी। तो आने को तो काफ़ी कुछ है। जी कभी भी अभी जैसे कि OTT आ गया है, जी तो बिल्कुल। OTT आने की वजह से क्या है कि काम भी बढ़ गया है, जी और तो कभी भी कुछ भी आ जाता है मतलब। जी इसी बात पे हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना काल के बाद जो अभिनय और सारे क्षेत्रों में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत परिवर्तन आया। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, और अभी जिस तरीके से अभी ऑनलाइन नेटफ्लिक्स हो गया, OTT आपने जो बात की, और वेब सीरीज़ आप काली काली आंखें जो जी, कर रहे हैं, जी। तो ये किस तरीके से जो डिफरेंस आता है, आप लोग उस चीज़ को कैसे अपनाते हैं, और एक अभिनेता के लिए कितना मुश्किल भरा पल होता है? कोई मुश्किल वाला पल नहीं है, जी। अभिनेता के लिए तो अच्छा ही है, अच्छा ही लोगों है। के लिए अच्छा ही है। जी आपको जितना काम मिलेगा आप काम पे बिजी रहोगे, जी है ना। तो मेरा क्या है कि एक तो जो OTT प्लेटफॉर्म है, मैं उसको हर बार कोरोना प्लेटफॉर्म बोलता हूँ, अच्छा। ओके क्योंकि वो नाम वहाँ दे से दिया पनपा आपने। है, पनपा वहाँ है, से जी, बड़ा हाँ। हुआ है ना। जी। जी तो और ये अच्छा पनपा है, बस इससे मेरे को सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ यही होती है कि इसमें थोड़ा सा सुधार हो, कंटेंट की के साथ साथ भी, और जिस तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं उसके साथ साथ भी। जी अच्छा। और ये मेरी एक तमन्ना इच्छा है कि मतलब इसको सब पूरा परिवार, क्योंकि OTT है ना, या तो बिल्कुल चैनल डिफरेंट कर दो कि ओनली फॉर एडल्ट्स, क्या बात है है। ना, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो खुले ही नहीं, है ना। आपको भी पता है जब आप उसको देखने जाओ तो आपको पता है कि ये मैं अकेले में देखूंगा भाई, परिवार के साथ नहीं देख सकता मैं, जी है जी ना। जी। और ज़्यादातर जितने भी कंटेंट्स वो ऐसे बने जिसको फैमिली एंटरटेन कर पाए, जी बिल्कुल। है ना। और तो- बहुत बड़ी बात आपने कही यहाँ पर, और मैं कहूँगी कि समाज के प्रति जो एक अभिनेता का दायित्व होता है, उसे समझते हुए आपकी ये पंक्ति यहाँ आई है कि देखना है, ख्याल रखना है कि क्या कंटेंट हम जी। अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि जब भी हम अभिनय की दुनिया की बात करते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि हमारा लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, वो महिला हो, लड़की हो या कोई अभिनेता हो। जब तक हम अच्छे दिखते नहीं हैं तब तक शायद हमें यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। आपने बहुत कुछ नाम हासिल किया, बहुत बड़े बड़े काम आपने किए, और ये जो लुक है मैटर नहीं किया, क्या कहेंगे? मैं जब नया नया आया था जी। तो होता नहीं कि सोच सिफारिश, तो एक मेरे जानकार थे कमाल खान साहब, सिनेमाटोग्राफर थे, अच्छा। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा तू जा, हाँ। तेरे को मिल ले इनसे जाके। मैं ठीक है, पहले यही होता था, फोटो छोड़ जाओ, ये कर लो, वो जी, कर लो, जी, ऐसा जी। होता था। मैं गया तो उन्होंने बता दिया था एक लड़का आएगा, उसका नाम है बृजेंद्र काला,
तो इमेजिनेशन ही उस बंदे की ये थी कि आ रहा है कोई। हाँ। अच्छा। बेल दबाया, डोर ओपन हुआ तो एक बिल्कुल पठानी ड्रेस में एक खड़े हुए हैं। मैंने नमस्ते की, नमस्ते। मैंने की बृजेंद्र काला। तो उन्होंने ऐसे देखा, आप हो? हाँ आइए। अंदर बैठाया। तो उनका कोई नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए बातचीत चले थे, वो देखते रहे चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ पी लूँगा। तो चाय आ गई, चाय पीते रहे, सोचते रहे। फिर देखा उन्होंने मेरी तरफ, तो मेरे को बड़ा अनकम्फर्टेबल था। मैंने कि ऐसे क्यों देखा यार ये आदमी? तो बोलते हैं कि बेटा हमारी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, सोनू वालिया, किरण कुमार, सतीश शाह, गुलशन ग्रोवर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कहाँ खड़ा करूँगा। ये कहा उन्होंने। हाँ, तो मैं देखता रहा और मैंने एक शॉट बनाया अपनी इमेजिनेशन में, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनू वालिया, बहुत सुंदर। किरण कुमार, ये और बृजेंद्र और एक काला। रह गया। फिर नीचे आया कैमरा, फिर ये गया, फिर सुंदर। अरे यार बड़ी तकलीफ होगी इन लोगों को। तो मैंने कहा हाँ सही करें आप। अच्छा। मैंने हाथ जोड़े, नमस्ते किया, चला गया। ठीक जी जी। क्या था पहले की जो कहानी थी, जैसे मैंने बोला ना कि तिलस्मी, जी हीरो सुंदर, जी हीरोइन बिल्कुल। सुंदर, विलेन सुंदर, वैम्प सुंदर, असुंदर भी सुंदर। क्या व्याख्या की तो है? क्या है कि वो एक नॉर्मल, एक क्योंकि गोल्डन सुनहरा पर्दा बोलते थे, बिल्कुल सर, एक कहावत थी नाम इस ही तरह ये की। कहता है। तो इसी तरह से उसको हम प्रोनाउंस करते थे। जी। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय बदलता है। आर्ट सिनेमा आया, ये आया, ओमपुरी साहब आए, नसीर भाई आए, शबाना जी आई, बिल्कुल। ईश्वरा जी आई, दीप्ति जी आई, बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार जो कि मतलब रियल उस तरह से आर्टिस्ट थे, जो कि मतलब अपने फिजिक के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, लुक के हिसाब से भी। तो उनमें हम कब खप गए जी पता नहीं चला। फिर कहानियां जो है ना, हाँ। वो वैसी नहीं बनने लगी कि मतलब कि ये भी ऐसा सही हुआ, बात है, ऐसा हाँ, होगा, हाँ, वैसा हाँ, होगा। अब रियल स्टोरी पे रियल लोग चाहिए। क्या बात जी। है। तो फिर बिल्कुल उस सही। तरह के जो कलाकार आने लगे, तो फिर हम लोग भी खपने लगे और विजन जी उनकी स्थिति बरकरार बनी हुई है। जी, मतलब ये काफ़ी मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हो, इससे हम और भी कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आपने रंगमंच किया और अभी सिनेमा में आपने इतने सारे सिनेमा किए, तो क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है? आपने सीरीज़ भी की है, आपने सीरियल्स भी किए हैं, आपने सिनेमा भी किया है और आपने रंगमंच भी किया है। तो रंगमंच से सिनेमा की ओर जा कर के क्या कुछ आपको अंतर दिखा, कुछ बताना चाहेंगे? रंगमंच हम महीने भर प्रिपरेशन करते थे जी। एक ही प्ले के बारे में। जी यहाँ महीने भर में हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। ओके बहुत सारी फिल्में या सीरीज के अलग अलग एपिसोड या एक दो फिल्में कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो फर्क ये है कि काम तो दोनों एक ही है। जी, उसमें भी परफॉर्म करना है, इसमें भी परफॉर्म करना है। है जी ना? जी। तो जब हम थिएटर में परफॉर्म करते थे तो क्या होता था कि रात दिन एक ही कहानी को पीते रहते थे, जी उसी का घोटा लगाते रहते थे। जी यहाँ क्या है कि पल में माशा पल में तोला, अभी ये वाला किरदार, अभी वो वाला किरदार, परसों ये है और तरसों ये है, अलग 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 वाली किरदार जो जिंदगी है हमको ज्यादा पूरे महीने भर में बहुत सारे तरीके से करने पड़ते हैं। और तकनीक उसमें के अपने साथ। आप को मतलब हाँ, हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड सही जी, रखना जी। पड़ता है। मैं कहूँगी तकनीक के साथ साथ बहुत कुछ सब कुछ बदला बदल है गया, और बदल गया। समय जी, परिवर्तित होता है तो जी, चीज़ें बदलती हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला बृजेंद्र काला जी, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, अपने जीवन की बहुत सारी बातों से हमें परिचित कराया। दिल से धन्यवाद आपका आज वक्त निकालने के लिए, और साथ ही मंगल कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। धन्यवाद विजेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। आप सभी का और दर्शकों का। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की हमारे हिंदी सिने जगत के चिरपरिचित अभिनेता श्री बृजेंद्र काला जी से। जाना उनके जीवन के कई पहलुओं के बारे में। पता है, जब ऐसी बातें सुनते हैं और जब संघर्षों को देखते हैं तो लगता है कि आप कभी भी जब अपना 100% देते हैं, अपना सर्वस्व देते हैं किसी भी काम को, तो वहाँ आपको सफलता मिलती है। और पता है हम क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ दें अपने आपके इस फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान को। आपका सहयोग चाहिए, आप हमें पत्र लिखें, आप हमें ईमेल भेजें, और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र छज्जूबाग पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।